हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के स्टेटमेंट्स डिस्कस कर लिए थे। इस क्लास में हम उसी फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म जो है वो डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म। ओके, सो स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ, राइट। तो लेट द इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम बी रिप्रेजेंटेड बाय ए, यानी कि एक सिस्टम है उसकी इनिशियल स्टेट को मान लेते हैं कि ए है, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है। ओके, उसकी इनिशियल स्टेट यहाँ से है तो मान लिया उसकी इनिशियल स्टेट क्या है, ए है। और उस सिस्टम की जो फाइनल स्टेट को मान लो कि वो बी है, ये उसकी फाइनल स्टेट है, ठीक है। एंड लेट EA and EB represents energy associated with the system। और मान लो कि इस सिस्टम से जो इनिशियल स्टेट है उसकी एनर्जी EA है और जो सिस्टम की पोजीशन B है उसकी एनर्जी EB है, वो उसे हम EB से रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज इट फ्रॉम। और अब हम कहते हैं कि ये तो हमने मान लिया कि इनिशियल स्टेज A है, इनिशियल स्टेज ए है, फाइनल स्टेज बी है। ए पे इसकी एनर्जी जो है वो EA है और बी पे इसकी एनर्जी जो है वो EB है। अब हम कह रहे हैं कि सिस्टम हमारा ए से जब बी में चेंज होता है, ए से बी स्टेट में चेंज होता है, सिस्टम चेंजेस फ्रॉम ए टू स्टेट बी विच इज गिवन बाय दिस। तो उस टाइम पे एनर्जी में चेंज कितना होता है, जो उस सिस्टम से एसोसिएटेड एनर्जी है फाइनल और इनिशियल स्टेट, उस दौरान जो है जब सिस्टम ए से बी में कन्वर्ट होता है तो उस दौरान उस सिस्टम की एनर्जी में चेंज कितना होता है। तो एनर्जी में चेंज यहाँ पे होता है डेल E इज इक्वल टू EB माइनस EA, डेल E इज इक्वल टू EB माइनस EA। जब ये सिस्टम क्या होता है, ये सिस्टम मान लो इस पाथ के थ्रू जाता है, ठीक है, ए स्टेट से बी स्टेट पर जाता है, तो यहाँ पे इसकी एनर्जी में भी EA से लेके EB में चेंज आता है। और ये एनर्जी किससे एसोसिएटेड है, इस पूरे सिस्टम से एसोसिएटेड है। तो A से B में कन्वर्ट होने पर चेंज इन एनर्जी कितना आएगा, चेंज इन एनर्जी आएगा फाइनल माइनस इनिशियल, क्योंकि हमें पता है कि जो भी इसकी अंदर की एनर्जी होगी, ये जो हम E से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हमारी इंटरनल एनर्जी है, ठीक है, जो कि क्या है, एक स्टेट फंक्शन है। और स्टेट फंक्शन मैंने बताया आपको क्या करता है, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी फाइनल और इनिशियल कंडीशन पर ही डिपेंड करता है। तो यहाँ पे एनर्जी चेंज आपको क्या मिलेगा, EB माइनस EA। क्लियर? तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। आगे चलते हैं इसी में। सपोज द सिस्टम while undergoing change from state A to B absorb heat and perform some work। मान लिया कि जब A से B में हमारा सिस्टम जाता है तो उस टाइम पे वो Q हीट को ऑब्जॉर्ब करता है और Q हीट को ऑब्जॉर्ब करके वो A से B में जाने के लिए वर्क करता है, कुछ वर्क यहाँ पर करता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं द परफॉर्मेंस ऑफ द वर्क बाय द सिस्टम ऑन द अदर हैंड टेंड्स टू लोअरिंग ऑफ द एनर्जी ऑफ द सिस्टम। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि जब इस सिस्टम द्वारा कार्य किया जाता है, द परफॉर्मेंस ऑफ द वर्क बाय द सिस्टम, जो सिस्टम द्वारा कार्य किया जाता है तो क्या होता है, यहाँ पे एनर्जी में कमी आती है। जब सिस्टम द्वारा कार्य किया जाता है तो एनर्जी में कमी आती है। वो एनर्जी में कमी कितनी आती है, वो एनर्जी में कमी हम दर्शाएंगे डेल E से, ठीक है। मान लो कि इनिशियल स्टेज पे हमने कहा यहाँ पे कि हमें जब A से B को कन्वर्ट करना है तब हमने इनिशियल स्टेज पे Q हीट ली ताकि हम वर्क कर सके। तो स्टार्टिंग में जो पूरी हीट थी या ऊर्जा थी वो कितनी थी, हमने Q ली थी। अब Q ले करके हमने क्या किया कि कुछ वर्क कर लिया। तो वर्क करने के लिए हीट जो है वो यूज हुई, तो इतना वर्क हुआ, W वर्क हुआ। तो जो यूज हुई वो किसके बराबर थी, जो हीट यूज हुई वो हमारी बराबर थी W के। तो इनिशियली तो हीट Q थी, पर अब क्योंकि वर्क हो गया कितना W, तो
तो इनिशियल माइनस फाइनल जो W वर्क हुआ है उसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास बची हुई एनर्जी आएगी। क्या होगा? बची हुई एनर्जी आएगी, और वो एनर्जी क्या होगी? फाइनल माइनस इनिशियल। जो स्टार्टिंग में आपने जो मेजर लिया था, Q हीट लिया था, और जो वर्क हुआ उसके बराबर होगी ये डेल E। क्लियर हुआ ना इतना? अब क्या देखो, डेल E क्या है? सिस्टम की एनर्जी है। ठीक है, कब है सिस्टम की एनर्जी? जब A हमारा B में कन्वर्ट हो जाता है, उस टाइम पे सिस्टम की एनर्जी है डेल E, राइट। पर कन्वर्ट करने के लिए मैं वापस से थोड़ा डिस्कस कर रही हूँ। कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? हीट चाहिए। तो हमने ली हीट Q। हमने Q हीट ली। Q हीट लेके हमारे सिस्टम ने वर्क किया W। Q हीट लिया और सिस्टम ने वर्क किया W। अब इसी हीट को यूज करके वर्क हुआ है, तो हीट कंज्यूम हुई, कितनी हुई? W कंज्यूम हुई। तो बची कितनी? Q माइनस W हीट बची, और यही हीट हमारे सिस्टम की क्या है? एनर्जी है बची हुई, जो कि किसके बराबर होगी? डेल E के बराबर होगी। क्लियर हुई ये चीज? ठीक है, तो ये फिर हमारा जो इक्वेशन होगा वो किसके बराबर होगा? डेल E इज इक्वल टू Q माइनस W। डेल E इज इक्वल टू Q माइनस W। क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये इस तरीके से एक्सप्लेन हम करेंगे, राइट। चलो, E इज इक्वल टू Q माइनस W। ये तो हो गई जब हम बात कर रहे हैं नॉर्मली, राइट। अभी मैंने जैसे कि लास्ट क्लास में आपको डिस्कस किया था, बताया था, हमने एक्सप्लेन किया था कि वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ है तो वर्क पॉजिटिव में लिखा जाएगा, वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ है तो वर्क नेगेटिव में लिखा। ये चीज का आपको आगे ध्यान रखना पड़ेगा। इनिशियली तो हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ इसे डिस्कस कर रहे हैं, हम वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ नॉर्मली डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअल में तो वो होता है, आपको पहले जनरल इक्वेशन दिखानी पड़ेगी। इन जनरल if in a given process the quantity of heat transferred from the surrounding to the system, ठीक है, जितनी भी क्वांटिटी ऑफ हीट जो सराउंडिंग से सिस्टम को दी गई है वो मान लो कि Q है, एंड वर्क डन इन द सिस्टम। अब ये वर्क डन बाय और वर्क डन ऑन द बात, बाय और ऑन की बात नहीं हो रही है, वर्क डन बाय द सिस्टम और वर्क डन ऑन द सिस्टम की बात नहीं हो रही है, क्योंकि हमें यहाँ पे एक जनरल इक्वेशन जो तो है डिराइव करनी पड़ेगी ना। तो हम ये कह रहे हैं कि सिस्टम में ही काम हुआ है। अब सराउंडिंग पे हुआ है कि सराउंडिंग द्वारा सिस्टम पे हुआ, इसकी बात नहीं कर रहे। सिस्टम के अंदर कुछ काम जरूर हुआ है, ठीक है। अब वो कैसा हुआ है वो आगे देखते हैं। तो वर्क डन इन द प्रोसेस इज W, जितना वर्क हुआ है वो W के बराबर है, एंड देन द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज डेल E, जो कि हम किससे एक्सप्लेन कर सकते हैं? इस इक्वेशन से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आप कहेंगे ये सही है कि ये सही है? दोनों ही सही है, दोनों में ही कोई गलत नहीं है, ठीक है। पर ये क्या है? आपकी एक जनरल इक्वेशन है। अब याद रखना, अब इस इक्वेशन में अगर आपको कहीं पे भी आगे, क्योंकि ये इक्वेशन पूरी 2 यूनिट है आपकी, हर जगह ये बार बार आपको पूछी जाएगी, उसमें फिर जो भी लैंग्वेज लिखी हुई होगी उसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि वो कह क्या रहा है। वर्क डन ऑन द सिस्टम की बात कर रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम की बात कर रहा है, यानी कि हिंदी में कहे तो सिस्टम पर काम हो रहा है उसकी बात कर रहा है, कि सिस्टम द्वारा काम हो रहा है उसकी बात कर रहा है। तो अगर सिस्टम पर काम हुआ है तो देखो वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ है तो हम क्या कहेंगे? ये पॉजिटिव में आएगा। तो ऑन द सिस्टम की बात हुई तो डेल E इज इक्वल टू Q प्लस W ही लिखा जाएगा। पर वर्क डन बाय द सिस्टम की बात हुई तो ये इक्वेशन को हम लिखेंगे इस तरीके से। क्लियर हुई ये चीज? ठीक है, दोनों ही सही है। आप कहीं पे माइनस लिखा है, कहीं पे प्लस लिखा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आपको उसकी लैंग्वेज पढ़नी है कि लैंग्वेज में वो क्या बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो उस आधार पे ये इक्वेशन लिखी जाएगी। और ये जो इक्वेशन थर्ड है यही आपका क्या है? मैथमेटिकल स्टेटमेंट है फर्स्ट लॉ का, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ का यही है मैथमेटिकल स्टेटमेंट, राइट। चलो, तो ये हुआ थर्मोडायनेमिक्स लॉ, थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ जो है उसका महत्व क्या है? तो एक लाइन में कहे
तो आप क्या कर सकते हैं, उसका महत्व सिर्फ इतना है कि आप थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ को यूज करते हुए हीट और वर्क के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, हीट और वर्क के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं। ओके, इसी को हम जो है वो आप आगे भी यूज कर सकते हैं, बहुत सारे इंटरनल एनर्जी हो गई, एंथैल्पी हो गई, हम पढ़ेंगे सारा। ठीक है, तो यहाँ पर हम टॉपिक जो आपके कोर्स में दे रखा है इंटरनल एनर्जी डिस्कस करो, इंटरनल एनर्जी एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी बेसिकली होती क्या है, राइट? तो अभी देखते हैं, थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया लग गया होगा, अभी तक हमने इतना फर्स्ट लॉ वगैरह पढ़ा है, तो थोड़ा बहुत आइडिया आई थिंक आपको लग गया होगा कि इंटरनल एनर्जी क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं इंटरनल एनर्जी। एवरी सब्सटेंस is associated with definite amount of energy which depends upon its chemical nature as well as upon its temperature, pressure and volume। ठीक है, हर सब्सटेंस जो है वो एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी उससे एसोसिएटेड होती है, उससे जुड़ी हुई होती है। कोई भी सब्सटेंस ले लो, चाहे आप खुद ही एक इंसान ही ले लो, उससे भी एनर्जी जुड़ी हुई है, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड होती है हर सब्सटेंस से। ठीक है, वो किस पर डिपेंड करती है वो एनर्जी? वो डिपेंड करती है उस सब्सटेंस के केमिकल नेचर पे, वो डिपेंड करती है उस सब्सटेंस के केमिकल नेचर पे, और साथ ही साथ वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, प्रेशर पे और वॉल्यूम पे। क्लियर है इतना? तो क्या होता है इंटरनल एनर्जी? हर सब्सटेंस से आगे और डिस्कस करेंगे। हर सब्सटेंस से एसोसिएटेड एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो उसके केमिकल नेचर पर डिपेंड करती है, और साथ ही साथ वो टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम पर भी डिपेंड करती है। और इस तरह की जो एसोसिएटेड एनर्जी है वो आपकी इंटरनल एनर्जी के रूप में जानी जाती है। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी है एक्सप्लेनेशन इसको लेके, वो है कि द एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरनल एनर्जी इज नॉट नोन। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि इंटरनल एनर्जी जो है आप इस फॉर्म में ही कैलकुलेट कर सकते हो, एग्जैक्ट E की वैल्यू आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, हमेशा आप चेंज इन इंटरनल एनर्जी ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, एग्जैक्ट आप E की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो द एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरनल एनर्जी इज नॉट नोन बिकॉज ऑफ द केमिकल नेचर इंक्लूड्स। रीजन क्या है कि सब्सटेंस की इसमें क्या होता है, इंटरनल एनर्जी डिस्कस करते तो इसमें केमिकल नेचर, हमने कहा ना यहाँ पे फर्स्ट ही देखो ये हो जा भाई कहाँ टकरा है। ओके, ये हमने कहा कि इट डिपेंड्स अपॉन द केमिकल नेचर, और यही एक रीजन है कि आप जो है एग्जैक्ट वैल्यू जो है कैलकुलेट नहीं कर सकते इंटरनल एनर्जी का। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या आ जाता है, केमिकल नेचर भी आ जाता है सब्सटेंस का, राइट? और इस केमिकल नेचर में क्या क्या इंक्लूड हो सकते हैं, केमिकल नेचर के साथ साथ जो इसके इनडिफरेंट डिटर्मिनेंट फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल मूवमेंट्स जो होते हैं सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के, वो भी इंक्लूड हो जाते हैं, जो कि इनडिटरमिनेट, जो अनिर्धारित है। एक सिस्टम है मॉलिक्यूलर सिस्टम, उसके अपने मॉलिक्यूल्स हैं, उन मॉलिक्यूल्स के कुछ ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल मूवमेंट्स है, उन मूवमेंट्स की जो एनर्जी है वो अनिर्धारित है अभी तक। ठीक है, साथ ही उन केमिकल सिस्टम का जो केमिकल नेचर है वो भी इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, और इसके साथ मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्लूड हो जाते हैं, वाइब्रेशनल मूवमेंट्स ऑफ द मॉलिक्यूल यहाँ पे इंक्लूड हो जाते हैं। अब ये क्या है, अनिर्धारित है, ये सारे क्या है, अनिर्धारित है। और जब खुद ही अनिर्धारित है तो कोई कैसे जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू दे देगा किसी फंक्शन का, है ना? तो इंटरनल एनर्जी में क्योंकि ये सारे फैक्टर्स भी रोल प्ले करते हैं और खुद अनिर्धारित है, खुद की वैल्यू फिक्स नहीं है, तो ये इस वजह से इंटरनल एनर्जी की वैल्यू भी जो है वो एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट हम नहीं कर पाते, हमेशा हम डिफरेंस में ही कैलकुलेट कर पाते हैं, राइट? तो चलो ये यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। ओके, अब देखते हैं द टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इन अ मॉलिक्यूलर सिस्टम इन अ मॉलिक्यूल इज सम ऑफ ऑल एनर्जी।
ठीक है। एक मॉलिक्यूलर सिस्टम में मॉलिक्यूल की जो टोटल एनर्जी होती है, द टोटल एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल इन अ मॉलिक्यूलर सिस्टम इज सम ऑफ ऑल एनर्जीज एज ट्रांसलेशनल हो गई, रोटेशनल हो गई, वाइब्रेशनल हो गई, बॉन्डिंग एनर्जी हो गई, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस हो गया, इलेक्ट्रॉनिकल एनर्जी हो गई। तो एक मॉलिक्यूलर सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होती है वो एक मॉलिक्यूलर सिस्टम में किसी एक मॉलिक्यूल की जो टोटल एनर्जी होती है वो इन सब एनर्जीज का सम होती है, ठीक है। साथ ही ये एनर्जीज क्या कहलाती है, ये एक तरह से इंट्रिंसिक एनर्जी या नेट एनर्जी भी कहलाती है। और टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होता है, इंटरनल एनर्जी भी कहलाता है। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंटरनल एनर्जी भी कहलाता है, जिसे हम E से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जैसा कि हमें पता है कि इसका एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड अभी हमने देखा, हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। और साथ ही ये क्या होती है, इनमें चेंज जो है वही कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इंटरनल एनर्जी एक तरह से स्टेट फंक्शन होता है और ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। अब आपको बार बार डिस्कस करने की, यहाँ पे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि स्टेट फंक्शन और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कैसे होती है, सब हम टर्म्स जो है वो पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे वापस इसको थोड़ा सा समराइज करने की कोशिश करूंगी, टुकड़ों में हमने इसे डिस्कस किया है। तो देखते हैं हम इंटरनल एनर्जी क्या है। इंटरनल एनर्जी जो है एक एसोसिएटेड डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो उस सिस्टम के केमिकल नेचर और साथ ही साथ टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। तो इस तरह की एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, आपकी इंटरनल एनर्जी कहलाती है, ठीक है। इंटरनल एनर्जी को हम जो है उसका एग्जैक्ट वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि उसका जो है केमिकल नेचर, क्योंकि उसमें जो है केमिकल नेचर इंक्लूड होता है, जैसे अभी इससे पहले कहा। साथ ही कुछ जो अनिर्धारित फैक्टर होते हैं, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल, वो भी इंक्लूड होते हैं उस एनर्जी में। और क्योंकि ये खुद अनिर्धारित होते हैं इसलिए हम एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, ओके। और किसी भी मॉलिक्यूलर सिस्टम में किसी एक मॉलिक्यूल की जो टोटल एनर्जी होती है वो इन सब एनर्जीज का सम होती है। और इस तरह की एनर्जी को हम नेट एनर्जी भी कहते हैं। और ये टोटल एनर्जी आपकी इंटरनल एनर्जी के रूप में भी जानी जाती है, ठीक है। और इसे जो है हम E से रिप्रेजेंट करते हैं। और जैसा कि हमें पता है ये क्या होती है, एक तरीके से ये होती है हमारी एग्जैक्ट फंक्शन होता है, साथ ही साथ ये हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। और जैसा कि मैंने ये भी बता दिया है कि एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, सिर्फ इसका डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो ये हुआ इंटरनल एनर्जी कंप्लीट। यहाँ पर नेक्स्ट जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है एंथैल्पी, ओके। एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी को आप हिंदी में आंतरिक ऊर्जा भी कहते हैं, राइट। तो एंथैल्पी कैलकुलेट करते हैं, एंथैल्पी डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली एंथैल्पी में क्या होता है ना, आपका प्रेशर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंथैल्पी के केस में, ओके। थोड़ा सा देख लेते हैं इसको, डेफिनेशन देख लेते हैं, बाकी हम जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे आगे इसको डिटेल में। तो यहाँ पे देखते हैं, इफ द प्रोसेस इज टेक्स प्लेस इन एन ओपन सिस्टम, ओके, खुले निकाय में कोई प्रोसेस हो रहा है, then the heat transfer in that system is evaluated as enthalpy or heat content, not as internal energy. This represented by H. क्या कह रहा है यहाँ पर, ये सिंपली कह रहा है कि अगर आपका जो प्रोसेस है या फिर जो प्रक्रम है वो एक ओपन सिस्टम या खुले निकाय में हो रहा है, तो उस दौरान जो हीट ट्रांसफर होगा, ऐसे सिस्टम में जो हीट ट्रांसफर होगा, उस हीट ट्रांसफर को आप एंथैल्पी या फिर हीट कंटेंट के रूप में इवेल्युएट करेंगे, उसे आप इंटरनल एनर्जी के रूप में इवेल्युएट नहीं करेंगे। और इसे ही हम जो है एंथैल्पी को हम H से रिप्रेजेंट करते हैं। तो याद रखना, जब भी एंथैल्पी की बात आए तो हम क्या कह रहे हैं कि ओपन सिस्टम में हम बात कर रहे हैं।
जब पता है कि ओपन सिस्टम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो प्रेशर वगैरह टर्म बहुत ही जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है यहाँ पे। ओके ओके, तो यहाँ पे एंथैल्पी को जो है वो आप इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंथैल्पी किसके बराबर होती है? एंथैल्पी बराबर होती है इंटरनल एनर्जी और पीवी वर्क के सम के बराबर। एंथैल्पी किसके बराबर होती है? सिस्टम की इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी वर्क के बराबर होती है एंथैल्पी। तो ये फॉर्मूला याद रखना, इस फॉर्मूले पर आपकी दोनों यूनिट चलने वाली है। जितने भी फॉर्मूले इस यूनिट में आप पढ़ेंगे वो सारे के सारे आपके सेकेंड यूनिट में यूजफुल है। साथ ही साथ जिस टॉपिक में पढ़ते हैं जो फॉर्मूला वो अगले टॉपिक में भी यूजफुल है। तो ऐसा नहीं कि पढ़ के वो टॉपिक वहीं भूल गए, वहीं तक छोड़ दिया, नहीं। थर्मोडायनेमिक्स में अगर आपको अच्छे से हर टॉपिक समझना है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पिछले वाले टॉपिक्स की पूरी नॉलेज हो और वो याद हो, तभी आगे वाले जो है वो कंसेप्ट आपको क्लियर हो पाएंगे। तो रिवाइज करते रहना, पढ़ते रहना, जो भी इक्वेशंस आती है उनको अच्छे से समझो कि वो कहना क्या चाह रही है, ठीक है, और उन्हें याद भी रखो ताकि आगे जो भी हम टॉपिक डिस्कस करें तो आपको ये ना लगे कि ये इक्वेशन कहाँ से आई है तो हमें पता ही नहीं। सब पढ़ा हुआ होगा जब भी हम एक एक टॉपिक करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रिवाइज करो, आप पढ़ो, है ना। ओके, इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।